हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो हिंदी का कारक है, कारक चिन्ह, जिसमें से संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है, ये चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ये चीज़ें होती हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे इसकी पहचान चिन्ह होती है, किस वर्डों के माध्यम से हम इसको शब्दों को पहचानते हैं, वाक्यों को पहचानते हैं और पूरे सेंटेंस को एक रूप में जानते हैं और देख के ही बता देते हैं कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। तो इससे ये चिन्ह ये बताता है कि ये पूरे सेंटेंस में इस प्रकार का कारक प्रयोग में आ रहा है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और लास्ट में आपके पास समय बचे तो सब्सक्राइब करिए। ठीक, सब्सक्राइब सारे लोगों ने भलसक कर ही लिया होगा, लेकिन जिन लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उन नए लोगों से कह दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक है आज का 6वां, संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संबंध किसका किसके साथ, गुरु का शिष्य के साथ संबंध, माता का पुत्र के साथ संबंध, बेटा बेटी के साथ संबंध, मतलब इस तरह के अभिभावक का किसी अपने बच्चों के साथ संबंध, किसी परिचित के साथ आपका संबंध, ये संबंध ही है। ठीक, तो इसमें संबंध को किस रूप में बताता है कि किसका किस तरह से संबंध होता है और संबंध को आप किस विभक्ति चिन्हों के माध्यम से आप जान पाते हैं, किन चिन्हों के माध्यम से आप जान पाते हैं कि यहाँ पे ये संबंध कारक है। संबंध तो अभी तक आप समझ लिए, हमारा और आपके बीच जो संबंध दिख रहा है कि जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं, हम गुरु आप शिष्य, इसके माध्यम हमारा और आपका जो संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध है। उसी के कारण, कारक मीन्स कारण, हम उसी के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं और हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और वो देखा जा रहा है कि क्या कह रहे हैं। तो एक कारण है, क्यों, क्या कारण है? संबंध कारक है। संबंध के माध्यम से हम सारी चीजें जुड़ते हैं। ठीक, तो ये क्या कहता है? संबंध की पहचान चिन्ह बताइए। पहचान का, की, के, रा, री, रे, ये देखिए बिल्कुल अलग अलग है। का की मत पढ़ लीजिएगा, चाहे की के मत पढ़ लीजिएगा, ये अलग अलग है। का के बाद देखिए मैंने अल्प विराम, की के बाद अल्प विराम, के बाद मैंने छोड़ रखा है, रा के बाद मैंने अल्प विराम, री के बाद मैंने अल्प विराम और रे ऐसे है। ये दोनों अलग अलग हैं। सारे सेंटेंस जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अपने आप में अलग अलग हैं। तो यही विभक्ति चिन्ह है और संबंध कारक का यही चिन्ह है। इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं कि पहचानते हैं कि संबंध कारक कौन कौन सा होता है। संबंध कारक की एक परिभाषा बता दीजिए, बताइए। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ या एक का दूसरे के साथ संबंध ही संबंध कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। यानी एक साधारण भाषा में इसको कहें तो हमारा और आपका जो संबंध है, यानी एक का जो दूसरे के साथ जो संबंध होता है वही संबंध कारक होता है। जिस मतलब किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भी संबंध हो सकता है। बहुत सारे लोगों का संबंध बहुत अच्छे अच्छे जानवरों के साथ होता है, वो जानवरों से बड़ा लगाव रखते हैं तो उनका संबंध कहा जाता है ना बड़ा अच्छा है। किसी के साथ किसी की ट्यूनिंग मतलब तालमेल बड़ा अच्छा होता है, किसी के साथ किसी का तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक, तो ये संबंध ही बताते हैं कि किसके साथ क्या किस तरह का संबंध है और उसके लिए उसका कारण भी होता है कि क्यों इसके साथ संबंध बहुत मधुर है और क्यों इसके साथ संबंध इसका मधुर नहीं है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर डिफाइन करती हैं और यहाँ पे लिखा है एक दूसरे के साथ का संबंध ही, एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है ये चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध कारक की संज्ञा या सर्वनाम, चाहे संज्ञा का कोई वर्ड हो चाहे सर्वनाम का कोई वर्ड हो, कि क्रिया के साथ किस प्रकार का संबंध है, मतलब जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसका किस तरह का एक तरह से संबंध है। किसी भी वस्तु का एक के साथ दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध है उसी को संबंध कारक कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण आप बताइए संबंध कारक में। क पहचान चिन्हों के साथ ये नहीं कि बस संबंध हम आपके शिष्य हैं चाहे मैं आपका गुरु हूँ ये लिख दिए तो सेंटेंस इस तरह से मुझे समझने में। एक बकायदे जो संबंध कारक का सेंटेंस होता है वो करके बताइए। यह किताब मेरी
है, यह किताब मेरी है। इसमें कहाँ वो पहले पहचान चिन्ह बताइए, वो कहाँ है इसमें? सबसे पहले आप पहचान चिन्ह बताइए इसमें कहाँ है। विभक्ति जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, चाहे पहचान चिन्ह जो दिखाई दे रहा है काकी के रारी, वो है कहाँ इसमें? अगर वो है तो पार्टिकुलर कुछ शब्दों के साथ लोग अलग लिखते हैं, इसमें उस तरह का नहीं है। यानी यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, यानी री जो है, री यही देखिए री कहाँ है, यहाँ पहचान चिन्ह में री है ना, अब वो री कहाँ है? यानी मेरी में री जो दिखाई दे रहा है, यानी वाक्य के अंत जब हो रहा है वहां पे वो शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ के लगा हुआ है। ये नहीं कि पार्टिकुलर री भर लगा होगा, जैसे करता ने लिखा होता है तो पार्टिकुलर अलग लिखा होता है ना, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है। देखिए एक बाकायदे सेंटेंस के साथ है वो, ठीक। तो यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी, यानी पहचान चिन्ह देखिए री लगा हुआ है और ये किताब के बाद बता रहा है कि यह किताब मेरा है, ठीक। वह किताब उसका है, ये नहीं कह रहा यह किताब मेरी है भैया, यह किताब मेरा है, ठीक। अगर यहाँ पर मेरी की जगह मेरा भी होता तो भी क्या होता, चल जाता, क्योंकि देखिए पहचान चिन्ह में रा लगा हुआ है, यह किताब मेरा है। यानी हम कहते हैं कि कर्ता के आधार पर इसको बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। यह किताब मेरी है, ये इसका है। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण, कलम यह कलम मेरा है। किताब की जगह वो कह रहा है, अब यहां पे ये यह कलम मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, रा है ना, रा है ना, यह घर मेरा है। यानी ये यहां भी यह तरह इस तरह का उदाहरण चलेगा। अगला है, यह बाल गोविंद की, बाल गोविंद आए हैं कि नहीं आए हैं क्लास में? हाँ, बाल गोविंद आए हैं क्लास में? प्रदीप आए हैं? उनको बता देना कि ये उदाहरण उन्हीं का है। यह बाल गोविंद की, यह बाल गोविंद की बेटी है, यह बाल गोविंद की बेटी है, यह बाल गोविंद की, यानी की यहाँ पे पहचान चिन्ह दिखाई दे रहा है और यहाँ पहचान चिन्ह की, यानी किसकी किसकी बेटी है भाई? ये संबंध किसका है? बेटी का संबंध किससे है? हाँ, ये किसकी बेटी है? कोई पूछे ना कि किसकी बेटी है भाई, तो यहाँ से कह सकते हैं बाल गोविंद की। किसकी? बाल गोविंद की, यानी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे बाल गोविंद की बेटी है, यानी इसका संबंध बाल गोविंद से है। किस प्रकार का संबंध? बेटी का संबंध है। एक और उदाहरण, यह अनूप का बेटा है, यह बेटा किसका भैया? हाँ, अनूप का। अरे चैनल वाले अनूप नहीं भाई, चैनल वाले अनूप जी का नहीं, इनकी तो शादी नहीं हुई है, ठीक। तो ये पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं, करेंगे फुर्सत से करेंगे जब मौका मिल जाएगा। तो उनकी नहीं, ये अनूप समझ लीजिए हैं, एक पात्र हैं, उन्हीं की बात हो रहा है। यह अनूप का बेटा है, यानी जो पहचान चिन्ह का लगा हुआ है ये वही पहचान चिन्ह है। यानी किसका बेटा है भाई? ये का चिन्ह बता रहा है संबंध, किसका बेटा? तो अनूप का। किसका बेटा? अनूप का, अनूप का, यानी ये संबंध बता रहा है। बेटा किसका है? अनूप का, यानी ये संबंध है, ठीक। ये चीजें संबंध कारक सबको समझ में आ गई, संबंध कारक सबको समझ में आ गया। अब अगले पे आते हैं, संबंध कारक के बाद अधिकरण। अगला चिन्ह क्या है? अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह क्या है? जल्दी बताइए। में पर, ठीक, में पर, और क्या है? पे, ये तीनों क्या है? इसके पहचान चिन्ह है। में, चाहे में कहिए, उसके बाद पे कहिए,
चाहे पर कहिए, कहीं पर लिखा हो फिर पे लिखा हो, ये ऑर्डर में आगे पीछे हो जाएं तो ये नहीं है कि बस ये ही ऑर्डर में रहेगा। आप अपने हिसाब से ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक, जिस तरह से चाहें उसको पहले चाहें तो आप ऑर्डर को पर को पहले लिख सकते हैं, ठीक। तो ये ऐसे भी हो सकता है, इसका पहचान चिन्ह है। अब इसका बताइए परिभाषा हमको। अधिकरण, अधिकरण मतलब अधिक कोई कार्य करता है। किस प्रकार का कार्य करता है भाई? किसी के आधार पे तो करता है। किसके आधार पर करता है? अधिकरण मतलब आधार का, किसी न किसी चीज का ये आधार बता रहा है। किसके आधार पर भाई? कहता है जिसमें क्रिया के आधार, क्रिया क्या होता है? चलना, बोलना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया होता है। यानी जिसमें क्रिया के आधार का बोध मतलब ज्ञान, बोध होता है, बोध होता है, उसे अधिकरण कारक, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिसमें क्रिया के आधार, भाई क्रिया किस पे टिकी हुई है? जो उसका बेस होगा, जो उसका आधार होगा, तभी क्रिया का आधार कहलाएगा वो। क्योंकि ये कह रहा है कि जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो, मतलब किस चीज़ पे पूरी की पूरी फिल्म टिकी हुई है। कहा जाता है ना, एक बिंदु पे एक फिल्म बनाई जाती है तो किसी को पात्र बना लिया जाता है कि वो पात्र के आस पास ही पूरी फिल्म को इर्द गिर्द ही फिल्माई जाती है और आपको समझ में भी आता है। तो वही चीज़ें हैं कि आपके जो क्रिया हो रही, फिल्म चल रहा है, क्रिया हो रही है, उसका आधार क्या है? तो आप आधार कहीं मातृत्व को ले लेते हैं, किसी सामाजिकता को ले लेते हैं, किसी राजनीति को ले लेते हैं। तो ये सब उस फिल्म का आधार होता है और क्रिया होती रहती है उसके अनुसार। तो जब उसके अनुसार क्रिया होगी और क्रिया जब होगी तो वो चीज़ें समझ में आएगी कि इस फिल्म में ये कहानी, ये कॉमेडी मूवी है, हॉरर मूवी है, ये एक्शन मूवी है। तो वो क्या है? उन सबों का वो आधार है। वो आधार किस रूप में? अधिकरण। और उसके पहचान चिन्ह में क्या आएगा? ये फिल्म कहते हैं ना किस पे बेस्ड है, किस पर, तो पर आ रहा है ना, किस पर, मतलब पूछते हैं ना किस पे आधारित है, किस पर, किसमें, इसमें क्या कौन कौन से पात्र है। ये सारी चीज़ें देखिए पहचान चिन्ह के अंतर्गत आती है और आप हमेशा यूज करते हैं, लेकिन इसको जान नहीं पाते हैं कि इसकी चीज़ें होती क्या है, ठीक। तो अब इसका उदाहरण बताइए। इसके कई चीज़ हैं। इसमें कहते हैं किस पर, किसमें, किस पर, किस पे, चिन्ह से भी पहचान की जाती है। इसमें दिया है कि अगर ये चिन्ह न दिखाई दें, में, पे, में, पर, पे, तो किस में अगर वर्ड लिखा हो, किस पर वर्ड लिखा हो और किस पे, यानी पे भी दिखाई दे रहा है, पर भी दिखाई दे रहा है, में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इकट्ठे क्या हुए हैं? ये तीनों जुड़े हुए हैं, किस में, किस पर, किस पे चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से भी इस अधिकरण जो कारक है इसकी पहचान की जाती है। जिसमें वो वाक्य होगा, उस वाक्य में डायरेक्ट अलग से में नहीं लिखा होगा, पर नहीं लिखा होगा, पे नहीं लिखा होगा, उसकी जगह पर ये वर्ड लिखे होंगे, ठीक। इसमें कहा जाता है, इसमें भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, बीच आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। यानी अगर विभक्ति चिन्ह है, ये चीज़ें न लिखी हुई विभक्ति चिन्ह में कि ये वो वाली में, पर, पे, तो उसकी जगह पर अगर लिखा हो कि भीतर लिखा हो, बाहर लिखा हो, ऊपर लिखा हो, नीचे लिखा हो, बीच में लिखा हो, बीच, बीच शब्द बीच, बीच में नहीं कि बीचा बीच, ऐसे नहीं, शब्द बीच लिखा हो। यानी शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भीतर शब्द लिखा हो, बाहर शब्द लिखा हो, ऊपर शब्द लिखा हो, नीचे शब्द लिखा हो, बीच शब्द लिखा हो, आदि शब्दों का भी अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है तो आप क्या समझेंगे? तो भी ये अधिकरण कारक ही। अगर ये चिन्ह न दिखाई दे उसकी जगह पर ये भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बीच शब्द दिखाई देते हैं तो भी अधिकरण ही होता है। क्योंकि यहाँ पे विभक्ति चिन्हों का क्या होता है? लोप हो जाता है। और भी कहा जाता है, और भी चीज़ें इसमें कही जाती है कि इसमें अगले
पिछले द्वारा द्वारा यानी कहा जाए पुनरुक्ति कहा जाता है ना, पुनरुक्ति यानी द्वारा द्वारा डबल लिखा जाए, ठीक। किनारे 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 दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने ये द्वारा लिखा है और टू लिखा है तो यानी ये शब्दों का द्वारा शब्दों का दोहराव है। समय समय, ठीक। ये इस तरह के शब्द आते हैं। समय शब्दों का भी प्रयोग होता है। यानी देखिए अधिकरण में बस यही नहीं है कि किसी के क्रिया के बस आधार का बेस होता है, बस इसी पहचान चिन्हों को बस जान लिए तो आपका अधिकरण समाप्त होता है। नहीं, आप उसके साथ साथ किस में किस पे चिन्ह का भी प्रयोग जानना पड़ेगा कि भाई कोई वाक्य लिखा है उसमें ये भी शब्द अगर दिख रहे हैं तो भी अधिकरण होगा। फिर अगले पॉइंट में कह रहा है इसमें अगर भीतर लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ, ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, बीच लिखा हुआ है तो भी अधिकरण होगा उस वाक्य के बीच में, उस वाक्य में अगर प्रयोग होता है। अगले पॉइंट में एक और बता देता है कि भाई अगर विभक्ति चिन्ह ये ना दिखाई दे में पर पे तो भी इसमें अगले पिछले द्वारा द्वारा किनारे दोनों समय, ठीक। ये चीजें भी अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे रही हैं तो समझ लीजिए कि ये एक अधिकरण कारक है। अब उदाहरण बोलिए, आप उदाहरण बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं छोड़ दे रहा हूं उसके माध्यम से आप देख के बोलिए। जैसे यह ब्रिजेश के सम्मान में भोज दिया जा रहा है। ये किसके सम्मान में भाई भोज दिया जा रहा है? किसके सम्मान में? यह ब्रिजेश, ठीक ना, ये जो ब्रिजेश हैं उनके सम्मान में यह भोज दिया जा रहा है। ब्रिजेश जो हैं चैनल को देख रहे होंगे तो जान भी रहे होंगे हम आप ही को कह रहे हैं भाई कि आप ही के सम्मान में एक दिन भोज हुआ था, फिर आप ही के सम्मान में फिर भोज होगा, तो यही है। अगर ये शब्द को आप जान नहीं पाए कि यह ब्रिजेश जो है आप जो भोज देते हैं वो अधिकरण के अंतर्गत आ गया, तो ब्रिजेश अभी देख रहे होंगे तो कमेंट के माध्यम से वो चीज़ें आप हमको बताएंगे कि यह ब्रिजेश के सम्मान में, यानी देखिए में दिखाई दे रहा है, यह ब्रिजेश के सम्मान में भोज दिया जा रहा है। किसके सम्मान में भोज दिया जा रहा है भाई? किसके सम्मान में? ब्रिजेश के सम्मान में। यानी कह रहा है कि क्रिया क्या होती है, इसमें से क्रिया कौन सी है, इसमें क्रिया कौन सी है? देखिए भाई भोजन कर रहे हैं, क्रिया है, भोजन करना क्रिया है कि नहीं है? यही क्रिया जो है संबंध बता रही है किसके लिए? सम्मान के लिए। और सम्मान किसका हो रहा है? ब्रिजेश का। यानी ये वर्ड आप पकड़ लीजिए, में किसके सम्मान में भोज दिया गया भाई? ब्रिजेश के सम्मान में भाई कि ये भोज दिया गया। ठीक ठीक, यहां से तो आपको समझ में आ गया। दूसरा है फल मेज पर, फल मेज पर रखा हुआ है। देख लीजिए जो फल है वो कहाँ रखा हुआ है। देखिए अधिकरण में ये बता रहा है ना कि रखा कहाँ हुआ है, फल रखा हुआ है, पता चल रहा है, लेकिन कहाँ रखा हुआ है भाई? मेज पे रखा हुआ है। किस मेज पे भाई? कि कोई भी एक घर का मेज होगा उसी मेज पे रखा हुआ है। कोई आपसे कहे कि फल लेके आओ, उसको नहीं पता है कि फल कहाँ है, लेकिन वही आप जानते रहते हैं और कह देते हैं कि फल मेज पे रखा हुआ है, तो उसको क्या हो गया? उस चीज़ का उसको ज्ञान हो जाता है कि वो फल मेज पे ही रखा हुआ है और आसानी से जाके वो फल को ला सकता है। तो वही कह रहा फल कहाँ पे रखा हुआ भाई? तो मेज पर। अब पर जो दिखाई दे रहा है ये आपके पहचान चिन्ह अधिकरण में है। ठीक, ये आपके पहचान चिन्ह अधिकरण में है। ठीक, अगला है फ्रिज। फ्रिज के अंदर क्या है? फ्रिज के अंदर क्या है भाई? तीसरा उदाहरण है फ्रिज के अंदर क्या है। तो यहाँ पे देखिए कोई विभक्ति चिन्ह इसमें प्रयोग हो रहा है, कोई भी इसमें से में पर पे। फ्रिज के अंदर क्या है? और इन सबों के विभक्ति चिन्हों में से जैसे अगर ये ना प्रयोग होता हो उसकी जगह पर देखिए इसमें से कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा वर्ड है जो इसमें लगा हो तो आप पहचान लें। यानी कोई लगा है? फ्रिज के अंदर कोई है, यानी भीतर, यानी अंदर, भीतर यानी अंदर। ठीक,
भीतर को किस नाम से जानते हैं? अंदर। यानी फ्रिज के अंदर क्या है? ये अंदर के माध्यम से, यहां फ्रिज के भीतर भी मैं लिख सकता था कि फ्रिज के भीतर क्या है, तब आप यहां से पहचान सकते थे। यानी इससे आपको पता चल गया कि अगर बाहर की भीतर की जगह अंदर भी लिखा हो, यानी उसका शाब्दिक अर्थ अलग भी हो, उसी के रूप का एक तरह से कहा जाए पर्यायवाची भी हो, तो एक अर्थी शब्द भी उसका एक ही हो, तो समझ लीजिए तो भी वो वही सेंटेंस कहलाएगा। यानी जिस एक ही व्यक्ति के कई नाम होते हैं ना, तो उसी तरह के एक व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं, तो उसमें से कई नामों में से एक नाम भी प्रयोग में अगर आ गया तो समझ लीजिए ये वही अधिकरण कारक है। ठीक, अगला है घर के बीच आंगन। घर के बीच क्या है भाई? घर के बीच क्या है? आपका घर होगा, कहीं ना कहीं क्या बना होगा? आंगन है। किसी किसी के घर में होता क्या है, घर के बीचा बीच, जो बीचों बीच की स्थिति होती है, वहाँ पे आंगन होता है। तो यहाँ पे देखिए पहचान चिन्ह में कुछ बीच कहीं लिखा हुआ है, इस वाले पहचान, इस वाली लाइन में देखिए कहीं बीच लिखा हुआ है। अगर बीच लिखा हुआ है तो अधिकरण कारक हो गया। तो देखिए यहीं पे बीच लिखा हुआ है, यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच लिखा हुआ है, वही बीच यहाँ पे आ गया, यानी घर के बीच आंगन है। अगर ये चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इन शब्दों को याद कर लीजिएगा। अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो अधिकरण कारक कहलाते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। ठीक, अब फिर अगला उदाहरण आप बताइए, आप बताएंगे। वह शाम को गंगा जी के किनारे रोज जाता है, रोज जाता है। भाई बनारस में जाते होंगे, वाराणसी में जाते होंगे, तो उसका क्या आदत बना हुआ उस व्यक्ति का? वह शाम को गंगा जी के किनारे, जो गंगा नदी हैं उसके किनारे वो रोज जाता है। तो भाई देख लीजिए कहीं कि यहाँ पे तो ये सेंटेंस कहीं प्रयोग में आ नहीं रहा है, में पर पे, तो आप इसमें चेक करिए, देखिए वो वर्ड कहीं आ रहा है, कोई ऐसा वर्ड जो इसमें लिखा हो जो यहाँ पे प्रयोग में आ रहा है, आ रहा है। यानी ये जो किनारे वाला वर्ड है, वो किनारे वाला वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। ये किनारे वाला जो लिखा है ना, इसमें अगले पिछले द्वारा द्वारा किनारे दोनों समय, ये इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग अगर होता है तो आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे किनारे लिखा हुआ है, यहाँ भी किनारे लिखा हुआ है, यानी वह शाम को रोज गंगा जी के किनारे जाता है। यानी ये दोनों शब्द मैच कर रहे हैं तो भी ये अधिकरण ही है। एक और उदाहरण बताइए भाई, तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं? तुम्हारे घर पे कितने आदमी कहता है, कितने आदमी बताइए जल्दी। तो ये पर आ रहा है ना, ये पर आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये बता रहा है कि ये विभक्ति चिन्ह अधिकरण की ही है। ठीक, इसी तरह से जितने भी चीजें आएंगे अधिकरण की, इस पहचान चिन्हों के बाद उदाहरण लिखवाएंगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा, 1 घंटा उदाहरण में ही चला जाएगा। तो हम अगले पे आते हैं, संबोधन कारक पे। जो आज का कारक चिन्ह यहीं पे समाप्त होगा। पहले संबोधन कारक पढ़ लिया जाए और जितने भी कारक चिन्ह जो आपके 8 के 8 कारक चिन्ह थे वही आज समाप्त हो जाएंगे। तो लास्ट वाला जो है इससे आप चिर परिचित होंगे। 8वां है संबोधन कारक। संबोधन क्या होता है भाई? किसी चीज को बुलाया जाता है, अजी सुनोगे, अरे क्या कर रहे हो, सुनो जी, अरे कहाँ गए थे तुम। थोड़ा सा आप विस्मय तरह के चिन्ह लगाते हैं, जैसे कहा ही जाता है। इसका पहचान में, पहचान शब्द हे, अरे, आहा, अजी, इस तरह के वर्डों का प्रयोग होता है। ठीक, अरे, अहो, इस तरह के, यही इसके अहो भी कहते हैं, अहो भी, ये इस तरह के चिन्हों का प्रयोग होता है। हे कह सकते हैं, हे, उसके आगे विस्मयबोधक चिन्ह, अरे, इसके आगे बधमोर, आहा, अजी, अहो, इस तरह के शब्दों का अगर जहाँ प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे संबोधन कारक है। नहीं किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, कहे सुनोगे, ऐसे नहीं कहते, है सुन,
ऐसे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं सुन ना, तो वो सुनता है, तो वही संबोधन है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो जैसे कहते हैं है सुनिएगा, अजी सुनिएगा, थोड़ा सा हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये विस्मय बोधक चिन्ह आगे लिखने का मतलब ही है कि आप जब भी कुछ बोलेंगे कुछ पल का विराम लेंगे, कुछ पल का। जैसे कहते हैं अरे मोहन सुनोगे, अरे मोहन सुनोगे, हम कुछ पल के लिए। आप उद्देश्य कथन कक्षा में बोलते थे तो कैसे बोलते थे, बच्चों आज हम लोग मेरा भारत नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वहाँ क्या होता था, यही संबंध कारक का तो प्रयोग होता था। जब आप कहते थे बच्चों, जैसे ही बच्चों कहते थे उसके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगता था। विस्मय बोधक जब चिन्ह लगता था तो ये पहचान होती थी कि आप संबोधन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसका प्रयोग बताइए, बहुत आसान है। अजी अजी सुनती हो, बुलाते हैं लोग ना, अपनी पत्नी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, अजी सुनती हो। थोड़ा सा अपनी वाणी को कुछ पल के लिए विराम दिया जाता है। संबोधन चिन्ह जैसे ही प्रयोग होता है, अपनी वाणी को जैसे ही विस्मय बोधक चिन्ह का मतलब ही होता है कि कुछ पल के लिए विराम दें। नहीं कि अजी ऐसे शांत हो जाए, नहीं, अजी सुनती हो, ये आपकी पहचान चिन्ह है। किसका कहते नहीं, अरे अरे मोहन कहाँ हो, अरे मोहन कहाँ हो, अरे मोहन कहाँ हो, मतलब बुलाने में देखिए मोहन को, अरे मोहन कहाँ हो, अरे मोहन कहाँ हो, ये इस तरह से, ठीक। अरे ब्रिजेश इधर आओ, अरे ब्रिजेश इधर आओ। क्या कहते हैं भाई, अरे ब्रिजेश इधर आओगे, ए ब्रिजेश इधर आओगे, अरे ब्रिजेश इधर आओगे, अरे ब्रिजेश इधर आओगे। वो क्या कह रहा है भाई कि ब्रिजेश को इशारा कर रहा है कि यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि इसकी पहचान चिन्ह में ही कहा जाता है कि किसी को बुलाने या संकेत करना ही संबोधन कारक है। संबोधन कारक यानी आप देख रहे हैं कि आप किसी को बुलाते हैं या संकेत करते हैं। बुलाने का नहीं, थोड़ा दूर होता है तो क्या करते हैं, ऐसे इशारा करते हैं ना, वो भी संबोधन ही है वो। क्योंकि आपको बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो, उसके बावजूद आप बोलते भी हैं और हाथों से अरे सुनते हो, अरे सुनते हो, अजी सुनो कहते नहीं हो। किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे होंगे, अजी सुनते हो, अजी सुनो इधर आओ। किसी बालक को बुलाना होता है और नाम नहीं जानते हैं तो क्या कहते हैं, अजी सुनो इधर आओगे, अजी कहाँ थे तुम। ये आ रहा है ना, इस तरह के जितने भी वर्ड आ रहे हैं ये संबोधन कारक के अंतर्गत ही आ रहे हैं। और अभी तक ये आठों के आठों जो कारक होते हैं आज समाप्त होते हैं। आई होप ये आठों के आठों कारक कई क्लास में हैं, आप आराम से उसको बार बार देख के समझ सकते हैं कि जो कारक ना समझ में आए उस कारक को वीडियो पे जाइएगा और तुरंत उसको प्ले करिएगा, वो उतने समय के लिए देख के आपको समझ में आएगा। इकट्ठा आठों के आठों नहीं है कि जिससे आप बोरिंग हो जाएं। आप छोटे छोटे क्लासों के माध्यम से दे दिया है कि जो ना समझे बाकी चीज़ें समझते रहें उसको मत देखिए, लेकिन जो चीज़ें ना समझते हो उस वीडियो पर जाइएगा, दोबारा देखिएगा, समझ लीजिएगा। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी।